और जेड का ये जो टर्म है यानी कि जेड का पॉइंट रखा था हमने z1 प्लस एन आर का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा z1 का स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर आर स्क्वायर 2z1 एन आर। ठीक है, अब देखो आगे वाला स्टेप अपने पास क्या है, 2u(x1) प्लस एल आर। ठीक है, 2u(x) मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ से, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये वाला स्टेप है। तो अब देखो इसको क्या करोगे, 2u को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2u(x1) 2u एल आर प्लस 2b(y1). सेम 2w को करोगे तो 2w(z1) 2w(nr) आपको मिल जाएगा एंड d जो है आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे वाला स्टेप में आप क्या करोगे कि एल स्क्वायर आर स्क्वायर है, एम स्क्वायर आर स्क्वायर है एंड एन स्क्वायर आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और जहाँ पे आपको आर वाली टर्म्स दिख रही है, इन सब टर्म्स में से जब आप 2r कॉमन ले लेते हो तो आपको मिल जाएगा ul प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू, और लास्ट वाली जो टर्म बचती है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर प्लस lx1 प्लस my1 प्लस का nz1 ब्रैकेट क्लोज, और आपको मिल जाएगा 2x1 2by1 प्लस 2wz1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो रिमेनिंग टर्म्स है मैंने इसको लिख दी। अब देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि आप अगर इस इक्वेशन 4th को ढंग से देखते हो तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, किसमें, आर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि अपने पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास कुछ फॉर्म होती है। तो देखो यहाँ पे ये जो होते हैं अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इनके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, x1 x2 जो भी इनके रूट्स होते हैं, और अब इस अपने पास क्या है, आर में वो इक्वेशन है गिवन, तो अपने पास कोई भी दो रूट्स मिलेंगे, एक तो r1 एंड r2 मिल सकता है। ठीक है, अब देखो रूट्स दो मिलेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों देखो सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिल रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या लिखा है, आर क्वाड्रेटिक इन आर, तो हमारे पास क्या पॉसिबल है, उसके दो रूट्स पॉसिबल है। एक तो हमारे पास हो जाएगा r1 एंड दूसरा हो जाएगा r2। अब देखो मैंने ये जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं b² माइनस का 4ac, ठीक है, इसकी 3 कंडीशन लिखी है कि जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तब हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, कोइंसाइड्स करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के संपाती होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। और तीसरी कंडीशन है b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0, तब हमारे पास रूट्स क्या हमें मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, यानी कि इमेजनरी रूट्स मिलते हैं। तो अब देखो कि ये जो इक्वेशन हमने पीछे सॉल्व की है आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, स्पेयर में हमने रखी थी। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ स्पेयर एंड लाइन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे फर्स्ट वाला फिगर ड्रॉ किया है, आप अगर उसमें देखोगे तो देखो मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो आप देखोगे कि ये जो स्पेयर है, ठीक है, ये जो लाइन है ऊपर वाली, ठीक है, उसको ये किस पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये अगर लाइन यहाँ से जा रही है इस स्पेयर से, तो ये अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है हमारी, इसको अपन क्या बोल देंगे, टेंजेंट लाइन बोल देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है
कि हमारे पास रूट्स इक्वल नहीं आके अलग अलग आ जाएं, ठीक है, यानी कि डिफरेंस रूट्स आ जाए अपने पास। तो उस केस में अपन क्या करेंगे कि जो स्पेयर के जो 2 पॉइंट्स है R1 R2, उनके जो रूट्स है वो क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि अगर R1 एंड R2 जो 2 रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है तो वो किसी एक पॉइंट पे टच करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे करेंगे। R1 एंड R2 दोनों इक्वल है, जब वो एक पॉइंट पे करेंगे तो उस केस में तो वो क्या हो गया, टेंजेंट लाइन हो गई। और अगर ऐसा होता है कि R1 नॉट इज इक्वल टू R2 तो क्या हो जाएगा उस केस में, ये किसी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। 2 पॉइंट पे इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। तो रूट्स क्या है अपने पास अलग अलग है, तो वो क्या करेगा, कोई भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेगा। और थर्ड केस अपने पास ये है कि b² माइनस का 4ac लेस देन जब 0 होता है तो जो रूट्स होता है वो स्पेयर से बाहर चले जाएंगे, यानी कि इमेजनरी हो जाएंगे। इफ़ रूट्स आर इमेजनरी देन द लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट द स्पेयर, यानी कि रूट्स जब इमेजनरी होता है उस केस में जो अपना स्पेयर था वो लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करके उसके बाहर से जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ़ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द स्पेयर एट 2 पॉइंट्स R1 एंड R2 देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स विल बी। अब देखो ये जो तीनों मैंने केस आपको ऊपर एक्सप्लेन किए, इन तीनों केस में अगर आप देखते हो तो जो सेकंड वाला केस है वो हमारे लिए यूज़फुल है। क्यों, क्योंकि अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो टेंजेंट लाइन हो जाएगी। अगर b² माइनस 4ac वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं हम रूट्स के लिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, इमेजनरी रूट्स मिलेंगे और स्पेयर्स के बाहर लाइंस चली जाएगी, तो ये भी केस हम नहीं ले सकते। और जो सेकंड वाला केस है जिसमें रूट्स अपने पास डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस ये वाला अपन लेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो स्पेयर है उसको 2 पॉइंट पे ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी R1 एंड R2, यानी कि इसके रूट्स क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स विल बी, जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो होंगे x1 प्लस LR, y1 प्लस MR1, z1 प्लस NR1। यानी कि ये जो पॉइंट निकाला था आपने जनरल पॉइंट, उस x1 प्लस LR की प्लेस पे R अपने पास 2 अलग अलग आए, R1 एंड R2 आए, तो यहाँ पे एक बार R1 रख दोगे एंड एक बार R2 रख दोगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा x1 प्लस LR2, y1 प्लस MR2, z1 प्लस NR2 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसके जो बोलता है वो बोलते हैं बिंदु की क्षमता। अब देखो पावर ऑफ अ पॉइंट में क्या है कि एक स्पेयर है हमारे पास, ठीक है। स्पेयर के आउटसाइड, इनसाइड, यहाँ पे स्पेयर की जो सरफेस है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं। यहाँ पे इस ढंग से नहीं आया है PDF में, तो एक पॉइंट हमने मान लिया फिक्स्ड पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा, इसको समझने के लिए, ठीक है, कि जो ये पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो हमारा क्या है, स्पेयर्स के बाहर है। जब ये पॉइंट स्पेयर के बाहर है तो जो पावर ऑफ अ पॉइंट जो है वो हमारा होता क्या है, इस पॉइंट यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो फिक्स पॉइंट है स्पेयर के बाहर, उस पॉइंट से A से B तक की डिस्टेंस, दिखती सी बात है कि अगर इस पॉइंट से वो अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेगा अलग अलग लाइंस पे, ठीक है, तो वो 2 पॉइंट पे किसी B और C पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट A है वहाँ से AB और पॉइंट B से BC वाली जो लेंथ है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर, अपने पास स्पेयर की जनरल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, क्योंकि स्पेयर से वो लाइन पास हो रही है। एंड नेक्स्ट में क्या लिखा है, लेंथ AB एंड BC अपने पास क्या होती है, कांस्टेंट है, और AP एंड AQ जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। और जिसको मैंने लेंथ को मान लिया AB को R1, BC को मान लिया R2 एंड AP और AQ को आप कुछ भी कांस्टेंट के इक्वल मान लो, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है उनके प्रोडक्ट। तो R1 R2 मान लो या कुछ भी मान लो, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो मैंने लिख लिया कांस्टेंट होता है R1 एंड R2 के इक्वल, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ऑन पुटिंग द पॉइंट A अल्फ़ा बीटा गामा इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट था स्पेयर के आउटसाइड, जब इसको अल्फ़ा बीटा गामा यानी इस पॉइंट को हम स्पेयर की जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं x, y एंड z की प्लेस पे, तो हमें मिलता है α² प्लस β² प्लस γ² प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा इज इक्वल टू प्लस d इज इक्वल टू
0। ठीक है, अब यहाँ से पास हो रहा है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी है और नीचे लिखा है पावर ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द स्पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, किसी स्पेयर के लिए पावर ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं और स्पेयर के लिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेयर। अब देखो आगे कौन सा टॉपिक है, टेंजेंट प्लेन ऑफ द स्पेयर। टेंजेंट प्लेन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट लाइन क्या होती है। ठीक है, किसी स्पेयर को जब कोई लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो टेंजेंट लाइंस होती है उनके लोकस से क्या बनता है, टेंजेंट प्लेन बनता है। कैसे, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, इसको क्या बोल देंगे, इस लाइन को टेंजेंट लाइन बोल देंगे। ठीक है, और बहुत सारी टेंजेंट लाइन, ठीक है, उनका लोकस जब मिलके अपने पास एक टेंजेंट प्लेन बनाता है, ठीक है, और उसको जब स्पेयर टच करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नीचे वाले जो प्लेन है उसको बोलते हैं टेंजेंट प्लेन। ठीक है, और अपन को अभी यही चीज़ करना है कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसकी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑफ द स्पेयर। स्पेयर की जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो अपने पास एक पॉइंट है स्पेयर पे, स्पेयर की सरफेस पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, हमने क्या कर लिया कि स्पेयर का जो सेंटर सी है वहाँ से एक प्लेन जो लिया हमने नीचे की तरफ, यानी कि टेंजेंट लाइंस का जो लोकस है वो लिया है टेंजेंट प्लेन। उस सेंटर से यानी कि स्पेयर के सेंटर से एक परपेंडिकुलर प्लेन पे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसको हमने मान लिया कैपिटल आर, और ये चीज़ भी लिखती है इफ़ द प्लेन टचेज द स्पेयर देन परपेंडिकुलर फॉर्म सेंटर टू प्लेन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, वो इक्वल होगी इसकी स्पेयर की रेडियस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। ठीक है, आगे क्या लिखा है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब देखो कोई भी लाइन है, ठीक है, वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, जिसके अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, इस पॉइंट से पास हो रही है, और उस लाइन पे हमें कोई जनरल पॉइंट निकालना है, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि ये जो लाइन की इक्वेशन है उसको हम किसके इक्वल लेट करते थे, किसी कांस्टेंट आर के इक्वल लेट करते थे, क्योंकि ऐसा करने से हमें एक्स वाई एंड जेड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यानी कि एक पॉइंट मिल जाएगा, जनरल पॉइंट। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू एल आर प्लस एल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा प्लस एम आर एंड जेड इज इक्वल टू गामा प्लस एन आर मिल जाएगा। कंपेयरिंग करने पे आपको x, y एंड z की वैल्यू। अब देखो द अबव लाइन इंटरसेक्ट द स्पेयर एट द पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये स्पेयर को इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, x, y, z, यानी कि जो जनरल पॉइंट है, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाला है उस पॉइंट पे क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंस पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा लाइज ऑन दी स्पेयर। ठीक है, ये चीज़ अपने पास क्या है, गिवन है कि वो अल्फ़ा बीटा गामा जो पॉइंट है वो स्पेयर की सरफेस पे लाई कर रहा है, और लाई कर रहा है उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि x, y एंड z के प्लेस पे हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा स्पेयर की जनरल इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R। अब देखो जो अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट अपन को गिवन था कि ये स्पेयर की सरफेस पे लाई कर रहा है, तब हमने क्या कर दिया कि स्पेयर की जो इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करवा दिया। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाला है x, y, z ऊपर, ठीक है, ये स्पेयर को इंटरसेक्ट करता है x, y, z पे। तो ये जो पॉइंट्स है एल आर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस एम आर एंड गामा प्लस एन आर, इसको भी अपन क्या कर लेंगे, स्पेयर की इक्वेशन में क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई करवाने के लिए स्पेयर की इक्वेशन में पुट कर देंगे x, y एंड z की प्लेस पे। तो देखो अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे रफ में
पुट करके जो वैल्यू डायरेक्ट मुझे मिलती है वो इक्वेशन नंबर 3 वो यहाँ पे रख ली है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पहले इसको पढ़ लेना। ये यहाँ पे इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है, एक एक के होल स्क्वायर ओपन किए हैं एंड जो लास्ट में मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिली है कुछ इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देख लेना, और नहीं समझ में आया तो मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप जो ये पॉइंट है LR प्लस अल्फ़ा जनरल इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर की प्लेस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा LR प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर, वाई की प्लेस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस MR का स्क्वायर, एंड जेड की प्लेस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा गामा प्लस NR का स्क्वायर। ठीक है, 2u x की प्लेस पे रखोगे, 2v y की प्लेस पे रखोगे एंड 2w z की प्लेस पे रखोगे। तो आप पूरा इसको जब ये इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर लोगे फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 वो कुछ इस तरह से मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज R स्क्वायर प्लस 2L अल्फ़ा प्लस U1 B बीटा प्लस V एन गामा प्लस V और ब्रैकेट क्लोज R अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फ़ा 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज़ इक्वल टू 0। यानी कि आप जब एक्स वाई जेड की प्लेस पे वैल्यूज़ पुट करते हो, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक आर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखते हो तो आगे क्या करूँगी मैं, बाई इक्वेशन 3 यानी कि स्फेयर की जो सरफेस है उस पर ये पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा क्या कर रहा था, लाई कर रहा था। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 से मैं जो अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर ये जो पूरी इक्वेशन गिवन है उसकी प्लेस पे जो इक्वेशन नंबर 3 में सेम ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, लास्ट वाले स्टेप में, तो वहाँ पे क्या कर दूँगी 0 पुट कर लूँगी तो मुझे फाइनली मिलेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2L अल्फ़ा U1 प्लस M बीटा V प्लस N गामा W R इज़ इक्वल टू 0 मिल जाएगा यहाँ से। अब देखो आगे मैंने क्या कुछ नहीं किया है, अगर आप चाहो तो इस स्टेप को करो वरना छोड़ सकते हो। ठीक है, क्या किया है मैंने, R1 इज़ इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस माइनस ये b वाली स्टेप लिख दी है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो कि ये स्टेप मैंने कैसे लिखी है, आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आई AR स्क्वायर प्लस का BR प्लस का C इज़ इक्वल टू 0। जहाँ पे ये जो C है वो तो अपना पहले से ही 0 है, इक्वेशन नंबर आप 3 में देखते हो तो लास्ट वाली स्टेप 0 हो गई। A की वैल्यू आप कंपेयर करते हो तो ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है, एंड B की वैल्यू आप कंपेयर करते हो तो ये वाली वैल्यू है पूरी की पूरी, R के आगे वाली वैल्यू जो होगी वो B की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि आपके पास R1 मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड R2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो रूट्स निकालने का, क्या होता है अपने पास माइनस का b प्लस माइनस अंडर दी रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो ये जो 4ac है c 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या माइनस का b प्लस माइनस b, तो b स्क्वायर बाहर आके आपके पास मिल जाएगा प्लस माइनस b अपॉन में क्या मिल जाएगा 2a मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, अगर जब वैल्यू प्लस रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 2b मिल जाएगा, एक बार तो प्लस रखोगे तो 0 मिल जाएगा ऊपर वाले टर्म, और एक बार माइनस रखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस का 2b मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ लिखी है, पूरी वैल्यू आप सॉल्व करके नहीं देखोगे तो भी चलेगा कि आपको एक बार R1 की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिल जाएगी, और दूसरी बार वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी यहाँ से। तो इक्वेशन नंबर जो कौन सी हो गई थी अपनी इक्वेशन नंबर लास्ट वाले स्टेप में, चलो 3 हो गई थी तो ये 4th हो जाएगी। अगर इक्वेशन नंबर आप देखते हो तो अपने पास क्या स्टेप है, L अल्फ़ा प्लस U M बीटा प्लस V प्लस का N गामा प्लस W इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा क्यों है कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है, ठीक है, तो एक बार तो आपको रूट क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार जब आप R2 को 0 लेते हो तो दूसरी बार आपको क्या मिल जाएगा, ये भी
ज़ीरो के इक्वल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एल अल्फ़ा प्लस यू प्लस एम बीटा प्लस वी प्लस एन गामा प्लस डब्लू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दोनों आपको मिल जाएंगे अलग अलग। अब देखो ये जो डेरिवेशन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं भी आ रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको मेन जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है जो लास्ट में मैं बताऊंगी वो आपको याद होनी चाहिए कंपेयर करके। अगर वो आपको याद है तो एक बार के लिए आप डेरिवेशन को स्किप कर देना। ठीक है, फिर भी समझ में आना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्या लिखा है? कंडीशन ऑफ टचेज द स्पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, हमें क्या निकालनी? कंडीशन निकालनी, जो स्पेयर को लाइन 1 जो है टच कर रही है उसकी हमें कंडीशन निकालनी है। फ्रॉम 1 and 5 एलिमिनेटिंग एल एम एन। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है अपनी, ये अगर आप देखोगे और लास्ट में इक्वेशन नंबर 1 देखोगे तो यहाँ पे आपके एल एम एन है और यहाँ पे भी एल एम एन है, जो क्या होते हैं? डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं। और ये कभी भी अपने जो अपन इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो डायरेक्शंस कोसाइन जो होते हैं वो इक्वेशन में कभी नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट वाला जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो इक्वेशन फाइनली मिलती है, तो उसमें ये कभी होता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर एल एम एन अपना होता भी है तो उसको क्या करना होता है? हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 से x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल मैं क्या लिख सकती हूँ? इज इक्वल टू आर लिख सकती हूँ। और मैं क्या लिख सकती हूँ? आर को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो क्या लिख सकती हूँ? x माइनस अल्फ़ा अपॉन आर इज इक्वल टू एल लिख सकती हूँ। फिर क्या लिख सकती हूँ? y माइनस बीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एम लिख सकती हूँ। एंड z माइनस गामा अपॉन आर इज इक्वल टू मैं एन लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो जो इक्वेशन नंबर आपकी ये आई है 5th, एल अल्फ़ा प्लस यू एम बीटा प्लस वी एन गामा प्लस डब्लू, यहाँ पे आप क्या कर लोगे? ये एल एम एन की वैल्यूज़ पुट कर दोगे सारी की सारी इस प्लेस पे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे इनकी प्लेस पे एल एम एन की जो वैल्यू है इसकी प्लेस पे ये वैल्यूज़ पुट कर दोगे सारी की सारी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x माइनस अल्फ़ा अपॉन आर अल्फ़ा प्लस यू वाई माइनस बीटा अपॉन आर बीटा प्लस वी जेड माइनस गामा अपॉन आर गामा प्लस डब्लू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे वाले स्टेप में क्या किया है? आर कॉमन लेके उधर भेज दो सब में से। ठीक है, तो आर तो हट जाएगा और यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा को आप u प्लस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई इतना तो आप कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा यू एक्स प्लस एक्स अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा यू एंड माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ये स्टेप। अब देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में, यानी कि इस वाले स्टेप में क्या है? आपके एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख दिया थोड़ा। एंड जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर से माइनस कॉमन लेके मैंने लिख दिया है प्लस यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा एंड प्लस डब्ल्यू गामा लिख दिया है। ठीक है, अब देखो आगे वाले स्टेप, चलो ये स्टेप कट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देखना मत। और लास्ट वाले स्टेप में क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2u अल्फ़ा प्लस का 2v बीटा प्लस का 2w गामा प्लस डी। ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन है ये मैंने क्या लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 का मतलब ये है कि जो आपके मैंने पीछे आपको ये इक्वेशन बताई है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखते हो ढंग से तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? उसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड बाकी जो टर्म्स है उसको मैं क्या कर देती हूँ? उस साइड भेज देती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसा इसलिए करना मुझे क्योंकि ये टर्म, ये जो इक्वेशन नंबर 2 इसका मुझे यूज़ करना है इसके लिए। तो आगे वाले स्टेप में इससे आप देखोगे तो ये एक्स अल्फ़ा वाई बीटा, यहाँ से देखना आप एक बार इसको, तो यहाँ से ये वाला इक्वेशन इसमें और यहाँ पे इसकी प्लेस पे मैं पुट कर रही हूँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर से नेक्स्ट वाले स्टेप में। ठीक है, तो आप देखोगे एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड एज इट इज़ रखा है। एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की प्लेस पे मैंने 2u अल्फ़ा प्लस का 2v बीटा प्लस का 2w गामा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो वहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो उसको प्लस कर देगा। एंड बाकी वाली जो टर्म है माइनस का यू अल्फ़ा माइनस का v बीटा माइनस का w गामा वो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो इक्वेशन इस नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड ब्रैकेट क्लोज अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट वाली इक्वेशन एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा और यू अल्फ़ा और यू एक्स में से कॉमन ले लो, अंडरलाइन भी की नीचे, यू कॉमन ले लोगे तो आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो यहाँ तक आपका क्या था, पूरा डेरिवेशन था किसका, टेंजेंट प्लेन का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जब भी आपको बोलता है तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है। अब देखो ये इक्वेशन आपको याद कैसे रहे, उसके लिए तरीका क्या है याद रखने का इसको, कि जो स्फीयर की जनरल इक्वेशन है स्टार्ट कहाँ से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से होती है। एक्स स्क्वायर की जगह पे आप एक्स अल्फ़ा रिप्लेस कर दोगे, वाई स्क्वायर की प्लेस पे आप वाई बीटा रिप्लेस कर दोगे एंड जेड स्क्वायर की प्लेस पे आप जेड गामा रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मिलेगी एंड साथ में ही आप जो 2x यानी कि जो स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 2ux होता है। u को बाहर रख के 2x की प्लेस पे x प्लस अल्फ़ा, 2y की प्लेस पे y प्लस बीटा एंड 2z की प्लेस पे z प्लस गामा अगर आप पुट करते हो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी टेंजेंट प्लेन की। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लेना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।